नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम हाय भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आत्म शांति समूह बिहार स्टेट का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत खुशी भी हो रही है मुझे। अपने अनुभव साझा करने का आज मौका मिल रहा है। वैसे भी इस मीटिंग से मैं जुड़ते रहता हूँ। उसी तरीके से दोस्तों, आज जो पहली मीटिंग कर रहे हैं हमारे गगन भाई, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो सोब्राइटी हमको मिली है वही सात्विकता, वही सोब्राइटी भगवान गगन भाई को भी जरूर दे। गगन भाई से भी रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल हमसे जुड़े रहे और इस मीटिंग में आते रहे। दोस्तों जी, जो विषय मेरे लिए दिया गया है दोस्तों, डिजीज एंड रिकवरी। 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है दोस्तों, और उन 15 सालों में जिस तरीके से मैंने शराब पी और शराब पी के बर्बादियां की है, तो वो कोई बीमारी है ये मुझे ए में आने तक नहीं मालूम था दोस्तों। शराब पीकर बर्बाद होते हुए मैंने घर में भी और बाहर में भी लोगों को देखा था, बर्बाद होते हुए भी और मरते हुए भी। मेरे घर में तो खुद मैंने अपने पिताजी को दोस्तों शराबीपन से बर्बाद होते हुए देखा था, और बचपन से ही वो सारी चीजों को मैंने खुद भोगा था। मैं खुद भुक्तभोगी था कि शराब कैसे एक व्यक्ति को बर्बाद करती है, कैसे शराबी के घर के लोगों को सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। मगर उसके बावजूद मेरी जिंदगी में शराब आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा एजुकेशन अच्छा चल रहा था, मेरा सोशल इन्वॉल्वमेंट अच्छा था, मेरी इमेज अच्छी थी, पढ़ा लिखा लड़का है, एक्टिव लड़का है, सामाजिक प्रोग्रामों में अपने एरिया में काफी मेरी हिस्सेदारी होती थी। तो मैंने दोस्तों अपनी जिंदगी में दोनों तरीके के अनुभव देखे थे। शराब पी पी के लोगों को मैंने मरते बर्बाद होते हुए भी देखा था, लेकिन उसी एरिया में मैंने ऐसे भी लोगों को देखा था कि जो शराब पी के एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ऐसे भी लोग जो कभी नहीं पीने वाले, कभी होली को, कभी 31 को, या कभी ऐसे ही खास मौकों पे शराब पीते हैं, मजा करते हैं। तो शायद दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब पी पी के लोग जो बर्बादी करते थे, मर रहे थे, उसका असर ज्यादा नहीं हुआ, और जो एंजॉय करते हुए दिख रहे थे उनके प्रति मेरे मन में ज्यादा आकर्षण रहा। इसीलिए कॉलेज में जाने के बाद में पहली बार जब एक दोस्त के यहाँ पे शराब पीने का मौका मिला, आज भी याद है और हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मैंने पहला ड्रिंक कहाँ लिया। और खुशकिस्मती से मुझे याद है कि उस कॉलेज का जो दोस्त था, उसके घर में एक छोटा सा फंक्शन था, तो 4 दोस्तों ने मिलके दोस्तों एक नीफ हमने शराब पी थी। तो जब पहली बार मैंने शराब पी तो कुछ लगा ही नहीं। अरे मुझे लगा यार, ये इतना कुछ लोग बाहर की दुनिया में शराब के मामले में जो डराते हैं, शराब बुरी चीज है, तो शराब बर्बाद करती है, तो ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं। अगर शराब को ठीक तरीके से पिया जाए, सीमित मात्रा में पिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नुकसान करेंगी। तो ये सोच दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब आने के बाद में मेरे अंदर आई, और उसके बाद में बहुत ही जल्दी मुझे इस बात का सामना करना पड़ा कि मैं कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं कहीं तो भी एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी हूँ।
भगवान ने संकेत दे दिया था कि मैं सुधर जाऊं और इस चीज से बच जाऊं। तो मेरी जिंदगी की पहली होली थी। उन्हीं दोस्तों ने जिनके साथ में मैंने शराब पिया था मुझे बोला था कि बोले अरे आना बोले हमारी तरफ में होली है, बढ़िया एंजॉय करेंगे। तो जिंदगी की वो पहली जो होली थी दोस्तों, इतनी मैंने शराब पी कि अभी तक मुझे याद नहीं है कि जब मेरी आंखें खुली तो मुझे समय का पता नहीं था। कितनी मैंने शराब पी थी ये मुझे याद नहीं था, कितना समय हो रहा ये मुझे याद नहीं था। और दोस्तों, एक अनजान व्यक्ति के घर की खटिया पे मैं पड़ा था, लोग मुझे घूर रहे थे और मेरे साथ वाले लोग बोल रहे थे अरे नहीं नहीं ये हमेशा नहीं पीता, बोले कभी कभार वाला है, थोड़ा ज्यादा हो गई। उसके बावजूद दोस्तों जो भी हुआ मेरे लिए बहुत यानी परेशान करने वाला था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ में ऐसा कुछ होगा कि मैं इतना पी के लोटपोट हो जाऊंगा, कि मुझे समय का भी पता नहीं रहेगा, कितनी शराब पी ये भी नहीं पता रहेगा और किसी अनजान व्यक्ति के खटिया पे मैं पड़े रहूंगा। तो थोड़ी देर के लिए कुछ दिन तक मुझे आत्मग्लानि हुई। लेकिन जैसा कि दोस्तों ए में आने के बाद ही पता चलता है कि शराब सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है। शराब की तरफ ले जाने वाली, बार बार शराब की तरफ ले जाने वाली जो कोई चीज है तो वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। आज मैं इस बात को मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने घर में ही शराब की बर्बादी देखी थी और शराब मैनेज करने की स्थिति में ही मैं नहीं था, ना आर्थिक स्थिति से, ना सामाजिक स्थिति से, ना जो मेरी उम्र थी उस हिसाब से, और मेरा एजुकेशन भी चल रहा था। मगर उसके बावजूद भी मुझे शराब तक लेके जो चीज गई थी, तो मुझे आज मैं इस बात को मानता हूं कि वो मेरे अंदर में जो आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग थी, मैं कुछ अलग हूं बाकी लोगों से, शायद वही वजह थी दोस्तों कि मैंने तमाम बर्बादियां देखने के बाद में भी शराब को मैंने चुना था। तो वो पहली होली में जो मुझे सबक मिला, लेकिन मैंने वो सबक सीखा नहीं। एक इगोइस्टिक इंसान मेरे जैसा शराबी होता है और वो अहंकार ही दोस्तों हमको अपनी सच्चाई को स्वीकार करने नहीं देता। बहुत ही जल्दी मैं वो हादसा भूल गया और फिर अपने आप को ही मैं समझाने लगा, अरे हो जाता है यार, अपन ने वो थोड़ी आखिरी का घूंट ले लिया था ना, इसलिए वो ज्यादा हो गया। अब इसके बाद में अपन बिल्कुल कंट्रोल में पिएंगे, हिसाब से पिएंगे, पुरानी गलती नहीं करेंगे। मगर दोस्तों नहीं मालूम था कि मैं एक अल्कोहलिक पर्सनैलिटी हूँ और मेरे साथ में ऐसा कभी हो नहीं सकता। धीरे धीरे कभी कभार पीने वाला कैसे मैं डेली पे आया, किसी न किसी के साथ में पीने वाला कैसे मैं अकेले पीने लग गया, रात को ही पीने वाला कभी कभी दिन में भी होने लग गई, और एक ही पैक पीने वाला कैसी मेरी जिंदगी में धीरे धीरे शराब बढ़ते चले गई, मुझे खुद को भी पता नहीं चला दोस्तों। बहुत सारी समस्याएं पहले ही थी घर में, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, एजुकेशनल क्राइसिस, बहुत सारी चीजें थी। और यंग था, शादी होने की थी, तो उम्र के हिसाब से किसी लव अफेयर का भी मैं शिकार था। और इन सारी कुल मिला के सारी चीजों ने मेरे अल्कोहलिज्म को बढ़ाने का पूरी तरीके से बंदोबस्त कर दिया था। और वैसे भी ए में आने के बाद हमको पता चलता है कि अल्कोहल जिंदगी में आने के बाद में सारी हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियां और जो भावनाएं हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती है, वो और ज्यादा उग्र हो जाती है। तो आज मैं महसूस करता हूँ दोस्तों कि वो शराब मेरी जिंदगी में आने के बाद में पहले जो अपने आप को मैंने एक अनुशासन में रखा था, थोड़ी शर्म थी, थोड़ा लिहाज था, थोड़ा मान सम्मान, रिस्पेक्ट था लोगों के प्रति, वो शराब ने पूरी तरीके से निकाल के फेंक दिया। मैं बहुत ज्यादा और खुल गया था, बहुत ज्यादा मैं निडर हो गया था। और इसीलिए
पिताजी के कभी मुंह पे नहीं आने वाला। बाद में फिर मैं पिताजी से हुज्जतबाजी करने लगा। उनकी सारी मैं इन्वेंट्री लेता था, कैसे उन्होंने अपने शराबीपन से सबको बर्बाद किया। तो धीरे धीरे मैंने देखा पिताजी के प्रति मेरे मन में खुन्नस पैदा हो रही है, और जो भी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन था उसका सारा जो एक भड़ास जो थी वो पिताजी पे निकलने लग गई थी। सेक्स के भी प्रॉब्लम थे यंग होने की वजह से, वो भी चीजें कहीं तो भी मुझे शराब की तरफ ज्यादा लेके जा रही थी। और ऐसे ही कुल मिला के सारी परिस्थितियों ने दोस्तों मुझे बहुत ही जल्दी बिल्कुल 24 आवर्स वाला शराबी बना दिया था। एक मैं डिग्री की पढ़ाई कर रहा था और आखिरी के साल के सारे जो पेपर्स थे मैंने बिल्कुल नशा करते हुए ही दिए थे, क्योंकि इतना एडिक्शन बढ़ गया था कि पेपर छुड़ाते वक्त मेरी कलम ही नहीं चलती थी। तो मुझे शराब पी के ही दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ता था। तो जैसे तैसे मैंने अपनी डिग्री जो थी वो पूरी की, एक अच्छे प्रोफेशन में मैं गया। लेकिन दोस्तों मैं अपना शराब का ही शौक वहां लेकर गया था, और जिसकी वजह से बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन था वो शुरू होने के पहले ही मैंने खत्म कर दिया था। हर प्रोफेशन व्यवसाय एक गुडविल से चलता है, तो वो गुडविल तो मैंने बनने के पहले ही बिगाड़ दिया था। बहुत जल्दी ही मेरी पब्लिसिटी हो गई थी कि बिल्कुल बेवड़ा है। और दोस्तों वो जो जिंदगी की सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारा जो तनाव, निराशाएं जिन्होंने मुझे 24 घंटे का शराबी बना दिया, ऐसा शराब के जाल में मैं गुलामी में फंस गया था कि सवेरे उठते बराबर शराब लगती थी, हाथ पांव कांपना, और रात को अगर शराब नहीं मिली तो रात भर नींद नहीं आना। शाम को मैंने कितनी भी शराब पी ली तो वो शराब मेरी कभी कभी 11 बजे, कभी 12, कभी 1-2 बजे ही नशा उतर जाती थी। और फिर उतनी ही रात को मैं जो भी आसपास में जो 24 घंटे के अड्डे थे तो वहां दोस्तों रात को ही निकल जाता था, किसी का डर नहीं। शराब मिलेगी नहीं मिलेगी बिल्कुल कोई चिंता नहीं। उधारी करना, अपमानित होना, गिड़गिड़ाना, सारी जो मान हानियां दोस्तों मेरी जिंदगी में शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों मैं इन चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं। एक एक करके मैं लोगों को खो रहा था। जो साथ में पढ़ाई करने वाले दोस्त थे वो बहुत चाहते थे, बहुत मेरी केयर करते थे, काफी उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो सारे दोस्तों मेरे से दूरी बनाने लग गए। जो मैं एक सोशल इन्वॉल्वमेंट वाला व्यक्ति था, सामाजिक प्रोग्रामों में वगैरह इन्वॉल्व रहता था, तो धीरे धीरे वहां से भी मेरा बॉयकॉट होना शुरू हो गया था, क्योंकि शराब का पूरी तरीके से आदी। घर के हाल खराब, पिताजी का अल्कोहलिज्म पहले ही, और मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से हालत और बद से बदतर। तो इन सारे चीजों में दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। लोग समझा रहे थे, मैं एक कान से सुन रहा था, दूसरे कान से छोड़ दे रहा था, और बहुत जल्दी उसका नतीजा भी मिला। 2003 में दोस्तों मैं बीमार गिरा और एक पांव से हल्का सा थोड़ा लंगड़ापन आ गया था, चलना ही नहीं हो पा रहा था। तो उसके इलाज के लिए मैं सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन मेरे पांव का वो बराबर कुछ इलाज हो नहीं पाया, और दिन ब दिन मेरी हालत और खराब हो रही थी। फिर एक बार उसी अस्पताल में एक जनरल फिजिशियन ने फिर मुझे चेक किया, और वहां पता चला कि मुझे टीबी हो गई। तो उस डॉक्टर ने इतना ही बोला कि तुम्हारे पाँव के बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, बस बोले ये जो बीमारी गैस हुई है टीबी की, अब उसका इलाज करो, बाकी देखेंगे। तो दोस्तों उस वक्त मैं करीब 6 महीना में बेड पे रहा। हालत बिल्कुल नर कंकाल जैसी हो गई थी। आज भी मेरे प्रोफेशन के लोग,
या मेरे दोस्त या परिचित लोग जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि तेरी हालत देख के हमको डर लगता था, बोले कि ये आदमी बचेगा या नहीं बचेगा। तो दोस्तों ये भगवान की कृपा थी। मैं तो ए में आने तक का एक नास्तिक किस्म का इंसान बन गया था। आज मैं इस बात को कबूल करता हूं कि कोई तो भी मेरा एक हायर पावर था जो मुझे तमाम तकलीफों से, मौत के मुंह से हमेशा बचाते जा रहा था। उसने कई मौके मुझे दिए सुधरने के, लेकिन दोस्तों मेरे अहंकार ने उन सारे मौकों को गंवाया। तो 2003 की बीमारी में जब मैं बिल्कुल मरने के नजदीक आ गया था, तब भी मैं बच गया। 6 महीना मैं बेड पे रहा और उसके बाद के 6 महीने मुझे बैसाखियां लगी, लेकिन मैं फिर खड़ा हुआ और जैसे जैसे मेरी बीमारी दुरुस्त हुई वैसे मेरे पाँव का प्रॉब्लम भी निकल गया। बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम पाँव का नहीं है दोस्तों। उसी वक्त मैं बिल्कुल अच्छा चलने फिरने लग गया था। लेकिन दोस्तों 11 महीने के बाद जब मैं अपने काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार 4 लोगों के साथ में एक बार में बैठना हुआ और मैं यही ठान के बैठा था कि यार ये लोग पिएंगे, मैं नहीं पीऊंगा। और मुझे बिल्कुल याद था कि मैं कुछ ही दिन पहले मरते मरते बचा हूँ। बहुत तकलीफ मैंने खुद भोगी है और मेरे परिवार ने भी भोगा है। मगर दोस्तों नहीं मालूम था कि ये शराब इतनी शक्तिशाली है। जैसे ही दोस्तों उन लोगों ने ग्लास में शराब डालनी शुरू की और मैंने नहीं बोला, तो एक ने बोले अरे ले ले, कुछ नहीं होता। बोले थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। तो अचानक कैसे मैं चकमा खा गया। इस बीमारी को जो ए में आने के बाद ही पता चली कि ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज है। कनिंग, चतुर, चालाक, बैफलिंग यानी भ्रम में डालने वाली, कैसे भ्रम में डाल देती है, और शक्तिशाली। कम से कम मेरे जैसे अल्कोहलिक के पास में इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। मेरे अंदर में वो पावर ही नहीं है। लैक ऑफ पावर वाज अवर डायलेमा, यानी शराब को ना बोलने की ताकत ही मेरे जैसे शराबी ने खो दी थी। तो 11 महीने की बीमारी से उठने के बाद फिर एक बार शराब सामने में आई और फिर उसने मेरा शिकार कर लिया। जैसे ही दोस्तों वो शराब मेरे ग्लास में डाली गई, मैंने देखा बहुत ही कम मात्रा में शराब डाली गई थी। और पहले मैं जिस तरीके से शराब पी रहा था, तो गिलास भर भर के मैं शराब पीता था। तो अचानक मुझे लगा यार ये थोड़ी थोड़ी तो डाल रहे हैं, क्या होने वाला है इससे, चलो ले लेते हैं। और जैसे ही फिर शराब दोबारा जिंदगी में आई, फिर मेरे दिमाग ने सयानापन चालू कर दिया। अरे वो अपन फलाना ब्रांड पीते थे ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो अब वो ब्रांड बंद कर देंगे। कभी कभार पीते जाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी ही पीते जाएंगे। तो ये फिर एक बार मेरे दिमाग ने नकारात्मक तरीके से सोचना शुरू किया और जैसे ही वापस जिंदगी में शराब आई, कुछ ही दिन में मेरे हाल फिर जैसे के वैसे। और अब तो स्थिति दोस्तों बद से बदतर बन गई थी। यानी जो बर्बादियां पहले नहीं हो रही थी वो अभी शुरू हो गई। चक्कर आके गिर जाना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, 35 किलो का वजन रह गया था, घर के हाल और खराब। मेरे पिताजी ने तो मेरे एक भाई को बोल दिया था, जब मेरा भाई कोई एक बड़े पिताजी का लड़का था, तो वो उसने मेरे पिताजी को बोले कि थोड़ा ध्यान दो, बोले मर जाएगा बोले। तो मेरे पिताजी ने एक बार साफ बोल दिया, अब ये मर भी गया तो बोले अभी कोई हम चिंता नहीं करेंगे बोले। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मैं जिंदा बचा था, उसके बाद में भी जब मैंने फिर दोबारा शराब शुरू की, तो जो बची खुची सहानुभूति थी, अपनापन था मेरे बारे में, वो भी सब चला गया। तो अल्कोहलिज्म नाम की ये बीमारी ऐसी बीमारी है दोस्तों कि एक शराबी के प्रति किसी को कोई सहानुभूति आखिर में बचती नहीं। और कोई दूसरी जो बीमारी होती है तो उसमें उस बीमार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होती है, लेकिन एक शराबी के प्रति आखिरकार ये सारी सहानुभूतियां खत्म हो जाती है। और मैंने अपनी जिंदगी में आखिर में दोस्तों सोशल बॉयकॉट को झेला। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब मेरे से दूर हो गए थे।
यानी वो दूर हो गए थे का मतलब मैंने उनको दूर कर दिया था और मैं अकेलेपन में आ गया था। आखिरी दिनों में मैं और मेरी शराब सवेरे शाम 4-4 घंटे दारू के अड्डे पे मैं बैठे रहता था। वो क्यों बैठता था आज समझ में आता है कि वो मेरा अकेलापन था। जब सब मेरे से दूर हो गए थे मेरे नहीं सुधरने की वजह से, तो आखिर वो हालात मैंने खुद पैदा किए थे। तो दोस्तों शादी नहीं हुई थी, मेरे साथ के जो लोग थे वो शादी हो गई थी, अपने काम धंधे पे सेटल हो गए थे। उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी सेल्फ पिटी। तो ऐसे में दोस्तों ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिशें नहीं की। लग रहा था कि यार कहीं तो भी अब ये शराब अपनी बंद हो जाए, मैं भी बाकी के लोगों के जैसा जीना चाहता हूँ, मेरी भी शादी हो, मेरा भी काम धंधा ठीक हो, मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं भी अच्छा जीना चाहता हूँ। और मैं खुद भी शराब से तंग आ गया था। लेकिन दोस्तों कितनी भी मैं कोशिश कर लेता था तो मुझे सफलता ही नहीं मिल रही थी। कई बार मैंने अपना विल पावर चलाया, लेकिन सवेरे कसम खा ली और शाम तक या दूसरे दिन वो कसम दोस्तों दारू के प्याले में घोल के पी लेता था। कैसे पी लेता था पता भी नहीं चलता था। कंडीशनल, कभी कभी जैसे कल रात को बहुत ज्यादा शराब हो गई और फिर सवेरे उठ ही नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में मेरी शराब बंद होती थी। कहीं से भी शराब का जुगाड़ नहीं हो रहा, कर्जे में फंस चुके हैं, तो फिर मजबूरी में मेरी शराब रुक जाती थी। मगर वो भी दोस्तों 8-15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। लेकिन जैसे ही मैं फिर ठीक सब कुछ हो जाता था, फिर एक बार मन में विचार आता था, अब बहुत दिन हो गए शराब नहीं ली अपन ने, अब एक काम करते हैं, पहले जैसी नहीं पिएंगे, थोड़ो से ही पिएंगे, कभी कभार ही पीते जाएंगे। और ऐसा दर्जनों बार मेरे साथ में हुआ। और फिर जैसे ही मैं फिर शराब पी लेता था, वापस मेरे हाल कुछ ही दिनों में जैसे के वैसे। आसपास के सारे डॉक्टर्स हो गए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक साइकेट्रिक हो गया। उस साइकेट्रिक ने जब देखा कि ये 2-3 बार शराब पी के ही आ रहा है, तो उसने मुझे भगा दिया था। बाद में वही साइकेट्रिक दोस्तों एक ग्रुप की एनिवर्सरी में आए थे और उनके सामने में मैंने शेयरिंग किया था कि डॉक्टर साहब बोला आपने मुझे भगा दिया था, मैं वही हूँ, लेकिन आज मैं ए में आने के बाद में सोबर हूँ। और उस वक्त भी अच्छी खासी सोबरिटी थी मेरी, 7-8 साल की। तो दोस्तों सारे प्रयत्न मैंने कर लिए थे, लेकिन कहीं भी मुझे सफलता मिल नहीं रही थी। और ऐसे में जब साफ साफ दिख रहा था कि मरना तय है, दोनों तरीके से, दोनों द्वंद्व में मैं फंस गया था कि अगर ऐसे ही पीते रहेंगे तो मरना तय है, लेकिन अगर शराब नहीं मिली तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा। आखिरी के दिन जो थे वो कांस्टेंट फियर, अगर शराब नहीं मिली यानी हाथ पांव, यानी वो दिल धड़कता था, हाथ पांव कांपते थे। और 4-5 बार मेरे साथ में जो चक्कर आके गिरने का जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से तो मैं पूरा हमेशा डरा हुआ रहता था। और जैसे ही नशा उतरी वैसे ही मैं शराब की तरफ में भागता था। तो आखिरी के जो कुछ साल और महीने थे, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने नैसर्गिक जो नींद होती है वो लिया ही नहीं। बस मेरी नशा फटती थी और मैं शराब पीने के लिए जाता था। तो ऐसे में दोस्तों जब मैंने सारी उम्मीदें खो दी थी, 2007 अगस्त महीने में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मुझे मैसेज मिला। मेरे ही इलाके में रहने वाले मेरे दोस्त जो हम साथ में ही शराब पिया करते थे, वो दोस्तों 2 महीने से दिख नहीं रहे थे। और जब 2 महीने के बाद में वो दिखे तो उनकी सेहत अच्छी थी, उनका चेहरा अच्छा चमक रहा था। और उस दोस्त ने भी दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज दिया। उस दोस्त की वजह से दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया और पहली बार मुझे पता चला कि जिस तरीके से मैं शराब पी रहा हूँ वो कोई लत या आदत नहीं है, वो एक बीमारी है। मैंने काफी दोस्तों मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा, सोशल पॉलिटिकल, काफी मैं पुस्तकें पढ़ता था, मेरा भी मेडिकेशन हुआ। लेकिन दोस्तों कभी मैंने नहीं पढ़ा था कि शराब पीना भी अपने आप में बीमारी हो सकती है। अल्कोहलिज्म इज ए डिजीज।
ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद ही मुझे पता चला। और आज ये बोलने में कोई हिचक नहीं है कि अल्कोहलिज्म नाम की इस बीमारी को मैं अगर नहीं सुनता तो मेरे जैसा इगोइस्टिक इंसान यहाँ नहीं रुक पाता था दोस्तों, क्योंकि इस बीमारी ने मेरी वास्तविकता के दर्शन मुझे कराए। और बताने वाले कौन थे दोस्तों? कोई डॉक्टर नहीं था, कोई साइकेट्रिक नहीं था, कोई इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज नहीं थे। जिन लोगों ने मुझे अल्कोहलिज्म बताया, सिखाया, वो मेरे ही जैसे शराबी भाई थे। और बहुत सारे लोग तो मेरे से भी सामान्य काम करने वाले और सामान्य पढ़ाई वाले लोग थे। लेकिन जो सामान्य भाषा में उन्होंने मेरे से बात की, वो चीज भी मैं समझ पाया दोस्तों, क्योंकि वो जो व्यक्ति बता रहा था वो दोस्तों मेरे से ऊपर होकर कोई मुझे प्रवचन देने के हिसाब से नहीं बोल रहा था, वो अपने अनुभव बांट रहा था। और यही फर्क है दोस्तों, जो बाहर के लोग हमको समझाते हैं और एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक अल्कोहलिक मेंबर हमको समझाता है, तो उसमें क्या फर्क होता है। एक ए का मेंबर अपने अनुभव के आधार पर दोस्तों सारी चीजें बताता है, और ये चीज दोस्तों हमको कहीं तो भी हिट करती है। तो मैंने अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है उसके लक्षण मेरे ही जैसे शराबी भाई के मुंह से पहली बार एक ही मीटिंग में सुने। मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विथ फिजिकल एलर्जी, यानी एक प्रकार का शारीरिक खिंचाव और शराब के प्रति एक प्रकार का उन्माद, एक प्रकार का जुनून। जब मैंने सामने वाले व्यक्ति के अनुभव सुने, तो मैंने जब अपनी जिंदगी में मैंने झांका, तो मैंने देखा दोस्तों ये तो सब मेरे भी साथ में हो रहा है, जैसा कि ये बताया जा रहा है। और दोस्तों मुझे मानने में कोई हिचक ही महसूस नहीं हुई कि हाँ, जो यहाँ पे इस बीमारी के लक्षण के तहत बताया जा रहा है, ये सब मेरे साथ में होता है। फिजिकल एलर्जी, यानी मेरा शरीर बदल चुका है मेरे में, और जो बाकी जो शराब पीने वाले लोग हैं उनमें फर्क है। मैं अपनी तुलना बाकी शराब पीने वालों से नहीं कर सकता। मैं जब कभी भी मैं शराब पीने के लिए जाता हूँ तो यही सोच के जाता था कि मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा, एक ही पैक पीऊंगा। लेकिन जैसे ही पहला घुट मेरी पेट में जाता था तो मेरा शरीर शराब मांगना शुरू कर देता था। और दोस्तों मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक मेरा या तो कोटा नहीं हो जाए, कोटे के ऊपर चलेगा तो हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन जो मेरा कोटा मैंने बनाया था उससे नीचे ना हो। थोड़ी बहुत शराब पीकर मुझे समाधान ही नहीं होता था। तो ये बात दोस्तों मैंने माना कि हाँ, 15 सालों में मेरे साथ में ऐसा कई बार हुआ कि मैं 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, और जब मैं बीमार था तो 11 महीने के बाद मैंने शराब पिया। लेकिन जब मैंने शराब पिया, जैसे ही शराब मेरे पेट में जाती थी तो मेरा शरीर दोस्तों शराब मांगना शुरू कर देता था, और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी। तो यही जो लक्षण है दोस्तों, ये मुझे बाकी शराब पीने वालों से अलग करता है। और ये चीज सभी पीने वालों के साथ में नहीं होती। ये यहाँ मुझे बताया गया कि 100% अगर पीने वाले लोग होंगे तो उसमें से 10-12% लोगों के साथ में ही ऐसा होता है कि उनका शरीर बदल जाता है। एक अल्कोहल के मामले में उनके शरीर में एक एलर्जी पैदा हो जाती है, और वो एलर्जी पैदा होने की वजह से जैसे ही थोड़ी सी शराब पेट में जाती है, हमारा शरीर शराब मांगना शुरू कर देता है। ये जो चीज है दोस्तों, आज भी मुझे रोज स्वीकार करना पड़ता है। देखते देखते मुझे 14 साल हो गए, लेकिन आज मैं इस एलर्जी को, अपने बदले हुए शरीर को हमेशा याद रखता हूँ कि जरूर मुझे 14 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी एलर्जी गई नहीं है। अभी अगर मैंने एक पैक अगर मारा तो 14 साल पहले की अवस्था में आने के लिए मुझे 14 मिनट भी नहीं लगेंगे। शायद इसीलिए ए में बोला जाता है वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। पहले लोग बेवड़ा बोलते थे
तो मैं चिढ़ता था, उनसे लड़ता था। लेकिन आज मैं अपने आप को अल्कोहलिक बोलता हूँ, बेवड़ा बोलता हूँ, क्योंकि यही मेरी वास्तविकता है कि मैं कितने भी साल शराब से दूर रहूंगा, लेकिन मैं अल्कोहलिक ही रहने वाला हूँ। मैं कभी भी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, कभी भी संतुलित मात्रा में शराब नहीं पी सकता। यही बात मुझे हमेशा याद रखनी पड़ती है। मेंटल ऑब्सेशन यानी दारू के मामले में एक प्रकार का जुनून, एक प्रकार का पागलपन। जो इस बीमारी में आए नहीं है, जो अल्कोहलिक नहीं है, वो लोग दोस्तों तय कर सकते हैं कब पीना, कब नहीं पीना। शराब को ना बोलने की उनके अंदर में एक ताकत होती है, एक पावर होता है, और वो डिसाइड करके पीते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई जरूरी काम है तो कितनी भी शराब आप लोग पीजिए, नहीं पिएंगे। घर में अगर ऐसे हालात नहीं है शराब पीने के या काम धंधे पे, तो बिल्कुल वो शराब को अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जिसके दिलो दिमाग और पूरी मानसिकता पे शराब छाई हुई है, और अनगिनत बहाने शराब के मेरे मानसिकता में फिट है। कोई भी एक कारण दोस्तों मेरा मेंटल ऑब्सेशन जगा देता है, यानी शराब के मामले में वो जो उन्माद और जुनून है वो पैदा कर देता है। और एक बार वो जुनून पैदा हो गया कि कोई इंसानी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। पैदा करने वाले माँ बाप नहीं रोक सकते, दोस्त, भाई, रिश्तेदार, अच्छे से अच्छा कोई सम्मानीय व्यक्ति मुझे नहीं रोक सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक में लिखा है कि ऐसे कुछ गिने चुने मामलों में कोई तो भी जो हायर पावर है, हमारी जो डिवाइन पावर है, वही हमको रोक सकता है। इतना ये भयानक मेंटल ऑब्सेशन होता है दोस्तों। अगर कभी गम का कारण बनेगा, कभी कोई खुशी का कारण लगेगा, कोई पुराना दोस्त मिल गया है तो शराब की याद आ सकती है, किसी की मैयत उठाने के लिए शराब लगेगी, कोई शादी ब्याह है तो शराब का विचार आ जाएगा, पानी अगर गिर रहा है तो शराब का ख्याल, ठंडी गिर रही है तो शराब का ख्याल, धूप गिर रही है तो शराब का ख्याल। और जब पीने की चाहत जब जागती है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे जैसा अल्कोहलिक बिल्कुल रुक ही नहीं पाता। चाहे घर के हाल खराब हो, चाहे मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो, मेरा मान सम्मान जा चुका हो, कोई जरूरी काम है, कोई जरूरी चीज मुझे करनी है, सारी चीजें दूसरे नंबर पे आ जाती है। दिलो दिमाग पे, पूरी मानसिकता पे सिर्फ शराब, शराब और शराब। तो ये चीज दोस्तों हर किसी के साथ नहीं होती। जो भी व्यक्ति अल्कोहलिज्म का शिकार हो चुका है, जो अल्कोहलिक बन चुका है, उसी व्यक्ति के साथ में होता है दोस्तों कि वो शराब के सामने में ये तय करने की पावर खो देता है कि मैंने पीना है या नहीं पीना है, और कितना पीना है और कहाँ रुकना है। तो ये सारी चीजें मैंने भी अनुभव की। और इसका एक तीसरा पार्ट ए में फिर सुनने को मिला, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, यानी नैतिकता का अधपतन। दुनिया में और कोई बीमारी मैंने नहीं सुनी दोस्तों कि उस बीमारी की वजह से उस व्यक्ति का नैतिक अधपतन हुआ होगा। लेकिन अल्कोहलिज्म नाम की ये ऐसी एक बीमारी है दोस्तों कि इसमें आए हुए हर व्यक्ति का नैतिकता से अधपतन जरूर होता है। मेरे जैसा अल्कोहलिक जिसका मन और शरीर पूरी तरीके से शराब का आदी हो चुका है, अब वो शराब पीने और पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी हद तक जाने के लिए। हमारे परिवार ने, समाज ने, धर्म ने, सबने हमको नैतिकता के कुछ नियम उसूल बताए थे दोस्तों बचपन से। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, टोपी मत पहनाओ, किसी की हानि मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी के दिलों को मत चोट पहुंचाओ। लेकिन एक शराबी व्यक्ति दोस्तों सारे नैतिकता के नियमों को तार तार कर देता है। अपने शराबीपन की वजह से वो इतना नीचे गिरता है, जिसको ही स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, नैतिकता से अधपतन बोला जाता है, कि एक समय ऐसा आता है कि वो लोगों की नजरों में तो गिरता ही गिरता है, अपनी खुद की नजर में भी गिरता है। और वो सारे काम मैं भी किए दोस्तों। झूठ बोलना तो बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उसके बाद में नैतिकता के अधपतन के मैंने इतने तल यानी छुए हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं। और हर एक का अलग अलग होता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि सबका नैतिकता से अधपतन एक जैसा होगा,
ये हम सबको तय करना पड़ता है कि मैं कितना नीचे गिरा हूं। लेकिन हर अल्कोहलिक, चाहे वो अंग्रेजी पीने वाला हो या देसी पीने वाला हो या जिस भी तरीके का हो, अल्कोहलिज्म की डेफिनेशन में एक ही चीज आती है कि जो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता, जो ये तय नहीं कर सकता कि मुझे कब रुकना है, कहाँ रुकना है, जो शराब को ना बोलने की ताकत खो देता है, वो आदमी अल्कोहलिक। और दोस्तों, जब हम एक बार इस अल्कोहलिक पर्सनालिटी में शामिल हो जाते हैं तो हम उसको पाने के लिए और पीने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो मैंने दोस्तों अपनी जिंदगी में मैंने जब झांका तो मैंने देखा मैं पूरी तरीके से नैतिकता से अधपतित हो गया था। झूठ बोलने से लेके, चोरी करने से लेके, टोपी पहनाने से लेके, तो लोगों के दिलों को दुखाने से लेके, लोगों का नुकसान करने से लेके सारी चीजें मैंने की थी दोस्तों। इस बीमारी के अनगिनत पार्ट बताए जाते हैं दोस्तों। ये पारिवारिक बीमारी है। शराब हम पीते हैं लेकिन हमारा परिवार बीमार होता है, वो कई प्रकार के मानसिक विकारों से ग्रसित होता है। मैंने अनुभव किया कि मेरे पिताजी का भी शराबीपन और बाद में मेरा भी शराबीपन, तो मेरी माँ की मानसिकता पूरी खराब हो चुकी थी। हमेशा वो तनाव में रहती थी, हमेशा वो डरी रहती थी। एक अल्कोहलिक का कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों कि एक बार वो घर के बाहर गया है तो घर में वापस जिंदा लौट के आएगा या नहीं आएगा, और फिर आएगा भी तो कौन सी हालत में आएगा। तो उस वजह से हमेशा हमारा परिवार दोस्तों डर में और तनाव में जीता है और कई प्रकार की मानसिक विकृतियों से वो भी ग्रसित हो जाता है। इसीलिए इसे फैमिली सिकनेस बोला है कि दारू तो मैं पी रहा हूँ लेकिन मेरे परिवार के जो लोग हैं वो भी कहीं तो भी मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो ये मैंने भी अनुभव किया इन चीजों को। थैंक्स गॉड कि मेरी शादी ए में आने के बाद में हुई। वो एक अलग चीज है कि ड्राई सोब्राइटी में भी हम अपने परिवार को परेशान करते हैं, लेकिन जहां तक अल्कोहलिज्म की बात है तो एक अल्कोहलिक का जो परिवार होता है दोस्तों, वो भी दोस्तों कहीं तो भी इससे पीड़ित होता है। तो ये मैंने इन सारी चीजों को सुनने के बाद में मैंने स्वीकार किया। एक जो महत्वपूर्ण पार्ट था जिसकी वजह से मैं यहाँ रुका, वो था दोस्तों कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। कई बार ए में आने के बाद में जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं तो हमको कंपैरिजन करने की आदत होती है, तुलना, कि यार ये इतना टफ जो बता रहे हैं तो इतना तो मेरे साथ में नहीं हुआ। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए थे, तो मेरी तो शादी ही नहीं हुई, तो बीवी बच्चे जाने का सवाल नहीं। कोई बोल रहा है नौकरी चली गई थी, तो मैं तो गवर्नमेंट का सर्वेंट ही नहीं था, मैंने तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेची, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ऐसे इस तरीके से कभी कभी हम लोग तुलनाएं करते हैं दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों जो ये बीमारी का पार्ट था कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ते जाने वाली बीमारी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपकी बर्बादियां नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसे ही पीते रहोगे तो आज नहीं कल जो जो लोगों की जिंदगियों में हुआ है वो होने से कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी ये बीमारी हमको आखिर में दो ही जगह ले जाती है, एक है इंसेनिटी और दूसरा है कैजुअल डेथ। इंसेनिटी यानी पागलपन, दारू पी पी के आदमी की मानसिकता खराब हो जाती है और दोस्तों उसकी जो अवस्था है वो एक पागल के जैसी ही हो जाती है। पत्थर मारने वाला पागल नहीं, लेकिन जो अपनी जिंदगी में सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय नहीं ले सकता, वो पागल नहीं है तो क्या है दोस्तों। मैं अपने अल्कोहलिज्म को झांकता हूँ तो मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पूरी तरीके से इंसेनिटी यानी पागलपन का शिकार था। कैजुअल डेथ यानी समय से पहले मरना, ये तो अल्कोहलिक के भाग्य में ही लिखा होता है। एक मेरे जैसा अल्कोहलिक कभी भी दोस्तों अपनी पूरी उम्र कर ही नहीं सकता। साधारण आदमी 60 साल जीता होगा तो मेरे जैसा अल्कोहलिक 30-40 में ही बंदोबस्त होता है। और मुझे बोला गया था कि ये आदमी 30 साल नहीं पार करेगा। भगवान की कृपा से मैंने 30 साल भी पार किया, लेकिन फिर एक बार मैं मरने की कगार पे आ गया था। लेकिन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे मिला दोस्तों, और आज दोस्तों देखते देखते एक अच्छी खासी सोब्राइटी और एक बोनस लाइफ में आज जी रहा हूँ।
तो अल्कोहलिज्म नाम की इस बीमारी को सुनने के बाद सही मायने में मेरी वास्तविकता पता चली कि मैं शराब पीने की लायकी खो चुका इंसान हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं थोड़ी सी पी के रह ही नहीं सकता और इस बात का स्वीकार करना ही मेरे लिए काफी जरूरी है अगर मैं इससे निकलना चाहता हूँ। और इसीलिए दोस्तों मुझे बोला गया कि सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप शराब के मामले में पूरी तरीके से पावरलेस हो और आपकी जिंदगी की बर्बादी हो चुकी है। और थैंक्स गॉड दोस्तों, आखिरी दिनों में जब मैं आया था शायद मेरे हाल ऐसे थे कि मेरे पास में सिवाय ए को अपनाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं मरना नहीं चाहता था और इसीलिए दोस्तों मजबूरी में ही सही मैंने इस प्रोग्राम को अपनाया। पहले ही दिन से दोस्तों मुझे पीछे पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहली ही मीटिंग से दोस्तों मैं इस ए की फेलोशिप से ऐसे जुड़ गया कि दोस्तों धीरे धीरे कैसे मैं शराब से दूर होते गया मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन जब मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैं शराब को पीने की लायकी खो चुका हूँ, मैं कंट्रोल में शराब नहीं पी सकता और मेरी जिंदगी की बर्बादियां हो चुकी है। बाकी लोगों की कितनी हुई पता नहीं, लेकिन मेरी बर्बादियां हो चुकी है। इस बात को दोस्तों जब मैं कबूल कर लेता हूँ तो वहां से मेरी रिकवरी का रास्ता शुरू होता है। कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम पे आने के बाद ही पता चला दोस्तों कि मेरे अल्कोहलिज्म की और मेरे अल्कोहलिक बनने की और मेरे बर्बादी की जो असली जड़ थी वो थी दोस्तों मेरी पर्सनैलिटी। जो मैंने शुरू में भी बताया कि जिस इंसान ने अपने घर में खुद बर्बादियां देखी हो वो आदमी शराब कैसे पी सकता है। लेकिन ये मेरा जो आई एम डिफरेंट वाली जो फीलिंग थी कि बाकी लोगों के साथ में ये हुआ है, मेरे साथ में नहीं होगा, अपन तो बिल्कुल लिमिट में पीते बॉस। एक नया ईगो भी मुझे पीने के दिनों में पैदा हुआ था कि मैं तो इतनी पी लेता हूँ लेकिन हिलता तक नहीं बॉस, और ये देखो ये बाकी के लोग थोड़ी सी पीते हैं और बहुत ज्यादा का तमाशा बताते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे से करने वाला अगर कोई होगा तो वो मेरा ईगो था दोस्तों, मेरा अहंकार, मेरी पर्सनालिटी। और इसीलिए ए में बोला जाता है अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, यानी मद्यपाश नहीं है। अल्कोहल तो सिर्फ एक लक्षण है मेरी बीमारी का, लेकिन जो असली जड़ है वो है दोस्तों मेरा इज्म, मेरी पर्सनैलिटी। और जब तक मैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करूंगा, जिसे ही ए में स्पिरिचुअल मैलेडी बोला गया है, आध्यात्मिक बीमारी, जब तक मैं इस पे काम नहीं करूंगा तो मैं हमेशा शराब के खतरे में रहने वाला हूँ। और मेरे पास में बिल्कुल उसके उदाहरण थे। 15 सालों में कई बार मैंने शराब बंद किया था, कंडीशनली सही, लेकिन ऐसा नहीं था कि ए में आने के पहले मेरी शराब बंद नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में फिर शुरू हो जाती थी। और कोई दो राय नहीं इसमें कि मेरी जो पर्सनैलिटी थी, जो मेरी सोच का तरीका था, वही मुझे दोबारा शराब की तरफ में लेके जाता था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो रिकवरी का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया था वो था दोस्तों प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी। मेरे जैसे अल्कोहलिक की पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में, यानी कि मेरे सोच, विचार, एटीट्यूड में जब तक परिवर्तन नहीं आता तब तक दोस्तों वो हमेशा इस बीमारी के खतरे में रहता है। और हमने देखा है दोस्तों कि जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी यानी अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, वो लोग फिर देर सवेर कुछ सालों के बाद में फिर शराब के शिकार हुए। और कई लोग जो शराब नहीं पी पाए तो वो लोग दोस्तों ऐसी परेशानियों में घिर गए कि उनको सोब्राइटी में सुसाइड करना पड़ा। तो कहीं तो भी अल्कोहलिज्म से निकलने का जो एक रास्ता अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बताया था वो था दोस्तों आध्यात्मिक रास्ता। अल्कोहलिज्म के इलाज के लिए ना तो मेडिकल साइंस के पास कोई सॉल्यूशन है, ना मनोचिकित्सा शास्त्र के पास सॉल्यूशन है,
ना धर्म के पास सॉल्यूशन है। और इसीलिए दोस्तों अनुभवों के आधार पे ये प्रोग्राम बनाया गया। आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स, जब मैं आध्यात्मिक तत्वों पे काम करता हूँ, आध्यात्मिक बदलाव के लिए काम करता हूँ, तब ही जाके दोस्तों मैं इस बीमारी से रिकवर हो सकता हूँ। और जो 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया था, वो ही एक आध्यात्मिक प्रोग्राम था दोस्तों। और ये जो 12 कदम है, ये 12 आध्यात्मिक उपकरण है, जिसकी वजह से दोस्तों मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी को अरेस्ट करके रख सकता हूँ। और इन सारे 12 कदमों को बोला गया है दोस्तों, ये ईगो डिप्लेशन के कदम है। ईगो डिप्लेशन बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ईगो डिप्लेशन का मतलब है दोस्तों कि मेरे जैसे शराबी के अहंकार की हवा निकालना। कूट कूट के मेरे अंदर में घमंड भरा होता है, और यही अहंकार है दोस्तों जिसकी वजह से मैं अपनी वास्तविकता को कबूल नहीं करता। 15 साल बार बार मुंह की खा रहा था, मरते मरते बच रहा था, बर्बाद हो रहा था, फिर भी शराब से मोह भंग नहीं हो रहा था। किसने नहीं समझाया मुझे? सबने समझाया, मैं मानने को तैयार नहीं। एक समय ऐसा आया कि मेरी बर्बादियां मैं खुद अपनी नजर से देख रहा हूँ, उसके बावजूद मैं मानने को तैयार नहीं। तो एक अल्कोहलिक का ईगो इतना हाई होता है, इतना ईगोइस्टिक होता है अल्कोहलिक, कि उसके पैर कब्र में लटके हुए रहते हैं, मगर वो मानने को तैयार नहीं। और इसीलिए दोस्तों सारा 12 कदमों का ये जो प्रोग्राम है, उसे बोला गया है कि ये ईगो डिप्लेशन का प्रोग्राम है, मेरे अहंकार की हवा निकालने वाला। एक एक कदम में मेरे अहंकार की हवा निकलती है और मेरे अंदर में विनम्रता आती है। विनम्रता का मतलब है दोस्तों अपनी वास्तविकता का स्वीकार करना। पहले कदम पे हमारा घमंड टूटता है, तब जाके हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं शराब के मामले में पावरलेस हूँ, मैं शराब को सीमित मात्रा में नहीं पी सकता, मैं शराब को कंट्रोल में नहीं पी सकता, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। यही तो वो कारण था कि मैं कबूल ही नहीं कर रहा था, मेरा घमंड मुझे कबूल नहीं दे रहा था, और इसीलिए मैं बार बार शराब की तरफ में जा रहा था। लेकिन जैसे ही पहले कदम पे घमंड टूटा और मैंने अपनी वास्तविकता स्वीकार की, शराब बंद हो गई। धीरे धीरे दोस्तों आगे के सारे कदम जैसे जैसे उस पर मैंने काम करना मैंने शुरू किया, कभी मैंने कदमों को मजबूरी में लिया, मजबूरी थी, लेना ही पड़ेगा। जैसे दूसरा और तीसरा कदम मेरी मजबूरी थी। ए में आने के बाद में भी परिस्थितियां सुधरी नहीं थी, और दोस्तों वो मुझे परेशान करती थी। शादी नहीं हुई, अच्छी खासी उम्र हो गई, आर्थिक स्थिति खराब थी, काम धंधा ठीक नहीं था, सोशल बॉयकॉट चल रहा था, वजन 35-40 किलो का। तो अब यहाँ कैसे निकला जाए इससे? तो भविष्य की चिंता होती थी, लोगों के कर्जे थे तो लोगों का डर था। तो शराब से तो मैं दूर था, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें मुझे परेशान कर रही थी, और ऊपर से एक नास्तिक मानसिकता। लेकिन दोस्तों मरता क्या न करता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला कि जब लग रहा है कि चीजें अपने हाथ में नहीं है, तो अपनी समझ की कोई उच्च शक्ति स्वीकार कर लो और उसके हवाले सब छोड़ दो। तो निर्णय मेरे हाथ में था कि मुझे क्या करना है। अगर परेशान होना है तो अपना सेल्फ विल रन राइट चलाते बैठूं, और अगर परेशान नहीं होना है तो जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति को मैंने कबूला है उसको मैं ये सब सौंप दूं। तो मैंने मजबूरी में ही सही दोस्तों एक हायर पावर की कंसेप्ट को मैंने कबूल किया। शुरू में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ही मेरे लिए हायर पावर थी, मगर उसको भी जब मैंने मानना शुरू किया और मेरी जिंदगी में परिवर्तन मैंने देखे, तो वही विश्वास दोस्तों श्रद्धा में बदला कि हाँ यार, अगर मेरी जिंदगी में मेरी इतनी बड़ी समस्या शराब से अगर मैं दूर हो सकता हूँ, तो मेरी जिंदगी के बाकी के प्रॉब्लम भी ठीक हो सकते हैं। और मेरे पहले आए हुए जो लोग थे वो रोज मुझे अपने अनुभव से ताकत दे रहे थे, यार तुम्हारे से भी बदतर हालत में हम आए थे। और सही बात थी, ऐसे ऐसे लोगों के मैंने अनुभव सुने कि जो मेरे से भी बुरी हालत में ए में आए थे। तो मैं बोला इनकी अगर सब कुछ ठीक हो सकता है तो मेरा भी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने एक मेरी समझ का ईश्वर कबूल किया और अपने सारी जो समस्याएं है, तनाव है, परेशानियां है, उस ईश्वर पे सौंप दिया, बिल्कुल जिंदगी स्मूथ होने लगी। लेकिन असली चुनौती थी दोस्तों कि ये जो शराब आज मेरी बंद है, अगर मैं इसको बंद रखना चाहता हूँ
तो फिर मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरा व्यक्तिमत्व है, मेरा जो पुराना तौर तरीका है, मेरी पुरानी जो सोच है, वो ही मेरी सोब्राइटी के लिए, रिकवरी के लिए सबसे घातक है। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये बीमारी एक आध्यात्मिक बीमारी है। और इसीलिए आपको आपकी पर्सनैलिटी पे, यानी अपनी सोच, अपनी एटीट्यूड, अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। और फिर दोस्तों चौथे कदम से लेके तो 9वें कदम तक इस प्रोग्राम को जब मैंने प्रैक्टिस किया तो मैंने देखा दोस्तों कि धीरे धीरे मेरे व्यक्तित्व में बदलाव आया। चौथे 5वें कदम में मैंने मेरी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, क्या क्या मेरे चरित्र के दोष है, उनकी मैंने छानबीन की। तो मुझे पता चला कि मेरा घमंड मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, वो मुझे शराब की तरफ ले गया था और अभी भी वो कभी भी मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ में लेके जा सकता है। मेरे अंदर रिजेंटमेंट थे, पिताजी के प्रति खुन्नस और बाकी के लोगों के प्रति भी खुन्नस, ये मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। तो आज भी अगर मैं खुन्नस से भरा हुआ हूँ, गुस्से से भरा हुआ हूँ, तो मैं 2 मिनट में दारू पी सकता हूँ। मेरे अंदर की लालच, इजी मनी, कम मेहनत का और मुझे जल्द से जल्द आर्थिक तरक्की, प्रोग्रेस चाहिए, तो फिर उस इजी मनी के चक्कर में लैटरी खेल लो, जुआ खेल लो, सट्टा खेल लो, 2 नंबर के काम कर लो। मुझे करने का मौका तो नहीं मिला ए में, क्योंकि मेरे मन में वो विचार आए भी नहीं, लेकिन इन चीजों की वजह से कई लोगों को दोस्तों मैंने फिर शराब की तरफ में जाते हुए देखा। तो आज मुझे इस पर भी काम करना पड़ता है। अपनी काम वासना की भावना, कई लोगों को मैंने इसी काम वासना के चक्कर में अनैतिक संबंधों में पड़ के शराब की तरफ जाते हुए देखा है। तो आज मेरे लिए दोस्तों मेरी सोब्राइटी बहुत कीमती है। मेरे लिए आज ए ने जो मुझसे सिखाया है कि आपकी प्राथमिकता सोब्राइटी होनी चाहिए, और उस सोब्राइटी को अगर मैं कायम रखना चाहता हूं तो मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति, यानी अपने आप के अंदर बदलाव लाने की प्रक्रिया पे काम करना जरूरी है। अगर मैंने भौतिकता को अगर सामने में रखा और पैसों के पीछे अगर मैं भागा, लेकिन अगर मैंने अपने आप में बदलाव लाने पे काम नहीं किया, तो मैं फिर कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता हूँ। और ए में मैंने अनगिनत अनुभवों को देखा हूँ, जिसकी वजह से दोस्तों मैं कभी भी आर्थिक प्रगति या भौतिक तरक्की के पीछे पागल नहीं बना। ए ने बताया पैसा कमाना जरूरी है, आर्थिक प्रोग्रेस भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर मैं अपनी सोबराइटी को दांव पे लगा के अगर मैं आर्थिक प्रगति और भौतिक प्रगति के पीछे पागल बनता हूँ, तो अगर मैंने अपनी सोबराइटी गवा दी तो फिर ये सारी चीजें भी मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए ए में आने के बाद में दोस्तों मैंने बिल्कुल सीधी सिंपल सरल लाइफ जीने की मैंने कोशिश की। ज्यादा मैं पैसों के पीछे भागा नहीं, भौतिक तरक्की के पीछे भागा नहीं, और जिसका सबसे बड़ा फायदा मुझे मिला इन कदमों पे काम करने की वजह से, ए के प्रोग्राम पे काम करने की वजह से, कि शराब की दूरी के साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए जरूरी है वो है दोस्तों इमोशनल सोब्राइटी, एक भावनात्मक स्थिरता। मेरे जैसे शराबी के अंदर में जब तक भावनात्मक स्थिरता नहीं आएगी, इमोशनल सोब्राइटी अगर नहीं रही, तो दोस्तों ये मेरी भावनाएं कभी भी मेरे पे हावी होके कितने भी साल हो जाएंगे ए में, कभी भी मुझे शराब पिला सकते हैं। और अगर मैं शराब नहीं भी पिया तो मैं इस जिंदगी का आनंद नहीं ले पाऊंगा। लेकिन जब दोस्तों इन 12 कदमों पे हम काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे एटीट्यूड में, हमारी सोच में, हमारी भाषा व्यवहार में परिवर्तन जरूर आता है दोस्तों। और हम पाते हैं दोस्तों कि अंदर से अंदर हमारे अंदर में एक भावनात्मक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी अंदर मजबूत होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव आए, कभी परेशानियां आई, वो तो आने ही वाली है। शराब बंद करने से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आना बंद नहीं होने वाले। डे टू डे लाइफ में सवेरे से शाम तक कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है, लेकिन ऐसी कुछ हालात मेरी जिंदगी में पैदा हुए तो क्या मैं आज के दिन अपने आप को शराब से दूर रख सकता हूँ? क्या मैं अपने आप की भावनाओं पे आज संयम रख सकता हूँ? क्या आज मैं एक ऐसी जिंदगी जो लोगों के लिए भी और अपने लिए उपयोगी हो वो जी सकता हूँ?
तो ये ए का 12 कदमों का जो रिकवरी का जो प्रोग्राम है, वो दोस्तों हमको वो इमोशनल सोबराइटी देने का काम करता है। और आज मैं महसूस करता हूँ ए के प्रोग्राम पे चल के थोड़ी बहुत एक भावनात्मक स्थिरता मेरे अंदर में इस प्रोग्राम ने दी है, जिसकी वजह से आज दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ। ए में आने के बाद शादी हो गई, दो बच्चे हैं, काम धंधा जो खराब हो गया था वो काम धंधा आज ठीक है। सोशल बॉयकॉट झेलने वाला इंसान, फिर लोगों ने मुझे अपना लिया, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये मेरी रिकवरी के बहुत बड़े गिफ्ट, एडिशनल गिफ्ट भगवान ने और ए ने मुझे दिए है। शराब की दूरी तो दिया ही दिया है, लेकिन इतना कुछ मैंने पाया हूँ दोस्तों कि मैंने इनका कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो बस दोस्तों यही डिजीज और उससे रिकवरी के जो मेरे अनुभव थे मैंने आपके सामने में रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू शेषराज भाई, थैंक यू।